सैनिकपुरी नाम के गांव में अर्जुन और कीर्ति नाम के पति पत्नी रहते थे। वो मौसम के अनुसार व्यापार किया करते थे। वो मध्यम वर्ग कुटुंब से ताल्लुक रखते थे। बड़े बड़े व्यापार करने की उनकी हैसियत नहीं थी। वह किसी छोटे व्यापार में ही अपनी लाइफ को सेटल करने की सोच रहे थे। कीर्ति, कोई लो बजट का व्यापार, कुछ क्रिएटिव तरीके के काम करके हमें सक्सेस होना है। हमारे हाथ के बने समोसे बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं। क्यों ना हम किसी सॉफ्टवेयर कंपनी के सामने समोसे बेचा करें। ये बिजनेस बहुत ही अच्छी तरीके से वर्कआउट हो जाएगा। ठीक है कीर्ति, हम जो भी करेंगे ट्रेडिशनल में करेंगे। यह कहकर वो दोनों मिट्टी के बर्तन में पुराने तरीके से समोसे बनाते हैं। अर्जुन लालची पायजामा पहनकर, कीर्ति साड़ी पहनकर उनके समोसे की गाड़ी एक बहुत बड़े सॉफ्टवेयर कंपनी के पास रखते हैं। उस गाड़ी को आम के पत्ते बांधकर उनके ठेले के सामने कीर्ति रंगोली सजाकर एकदम ट्रेडिशनल तरीके में उस गाड़ी को सजाते हैं। उस सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करने वाले लोग ब्रेक टाइम में बाहर आकर उस समोसे की गाड़ी को देखकर कहते हैं, अरे वाह, ये गाड़ी तो बहुत ही मजेदार है। एक बार इसमें समोसे खाकर देखते हैं कि कैसे बने हैं। अरे भाई, 2 प्लेट समोसा देना। अर्जुन उन्हें 2 प्लेट समोसा देता है। वो समोसा खाकर वो एम्प्लॉय कहता है, ब्रो 1 प्लेट समोसा और चाय देना। अर्जुन उन्हें समोसा देता है। कीर्ति चाय बनाकर देती है। वो कर्मचारी चाय और समोसा खाकर कहता है, चाय और समोसे का कॉम्बिनेशन तो सुपर है भाई। धन्यवाद सर। पैसे? अरे कितना हुआ? 40 रुपए सर। ये लो। इस तरह उनका व्यापार अच्छे से चलने लगता है। अच्छे खासे पैसे भी वो कमा लेते हैं। एक दिन अर्जुन कहता है, कीर्ति, तुम्हारा आइडिया बहुत अच्छा वर्कआउट कर रहा है, मगर इस कंपनी पर ही निर्भर रहे तो हम यही रह जाएंगे। इस शहर में और भी सॉफ्टवेयर कंपनीज है। अब जल्दबाजी करने से कोई फायदा नहीं होगा जी। जो आ रहा है उसमें हमें खुश रहना है, यही काफी है हमारे लिए। कीर्ति, अगर ऐसे ही हम एडजस्ट होते गए तो हम लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ऐसा कहकर अर्जुन आए हुए पैसों से फूड ट्रक खरीदता है। ट्रक में नौकर को रखकर सारा शहर घूमते हुए समोसे बेचने की वो कोशिश करता है। ऐसे ही 2 दिन गुजर जाते हैं, लेकिन वो फूड ट्रक का बिजनेस काम नहीं कर पाता। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में कई सारे जगह लोग अपने फूड ट्रक को रखे हुए थे। अर्जुन के फूड ट्रक को कोई गौर नहीं करता। क्या हुआ अर्जुन? फूड ट्रक का बिजनेस वर्कआउट नहीं हो रहा है, सब लॉस में चला गया। अर्जुन, जिंदगी में कोई भी स्टेप हमें बहुत ही सोच समझकर उठाना चाहिए। ऐसा नहीं कि सब एकदम से 10 स्टेप चढ़ने की कोशिश करें। ऐसे करने से हम मुंह के बल गिर जाएंगे। अब तुम्हारी भी यही हालत है। ठीक है कीर्ति, पहले हम हमारे बिजनेस को डेवलप करते हैं, फिर धीरे धीरे नेक्स्ट बिजनेस का प्लान बनाते हैं। ऐसा कहकर दोनों उस सॉफ्टवेयर कंपनी के पास ट्रेडिशनल तरीके में लालची समोसा के नाम से ट्रेडिशनल तरीके में चलाने लगते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। उस सॉफ्टवेयर कंपनी में एक बहुत बड़ी सक्सेस पार्टी चलती है। उस पार्टी के लिए सारे अरेंजमेंट बहुत ही ग्रैंड तरीके से कर रहे थे। उस सॉफ्टवेयर कंपनी का एमडी कहता है, मैं जानता नहीं कि तुम लोग क्या करोगे, मगर यह पार्टी एकदम शानदार होनी चाहिए। सर, स्नैक्स में हमारे कंपनी के नीचे लालची समोसे वाले की दुकान है। उसके पास समोसे बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं। हमारे सारे एम्प्लॉइज उसके पास के समोसे की बहुत तारीफ करते हैं। मिट्टी के बर्तनों में ट्रेडिशनल तरीके से पकवान बनाते हैं वो लोग। तो फिर देर किस बात की है, स्टार्टर और स्नैक्स उन लोगों को ऑर्डर दे दो। ठीक है सर। इस तरह कीर्ति और अर्जुन उस पार्टी के लिए स्नैक्स बनाकर अच्छा खासा पैसा और नाम कमाते हैं। कई सारे लोगों को उनके समोसे के बारे में पता चलता है। वो सब उनके घरों में फंक्शन और शादी के ऑर्डर देने लगते हैं। इस तरह धीरे धीरे बस कुछ ही महीनों में वो लोग आसपास के गांव में लालची समोसा के नाम से एक ब्रांच ओपन करते हैं और अच्छा खासा पैसा कमाने लगते हैं। नीति, धीरे धीरे आगे बढ़ना है, ना कि दौड़कर मुंह के बल गिरना। इलाहाबाद में सुधाकर नाम के एक मशहूर व्यापारी रहते थे। उनका कपड़ों का व्यापार था और उनका व्यापार बहुत अच्छा चल रहा था। सुधाकर जी की पत्नी का नाम सुजाता था और उन दोनों को एक बेटा था जिसका नाम सुधीर था। सुधीर एक बहुत ही आलसी और कामचोर लड़का था, जिसकी वजह से उसके माँ बाप बहुत परेशान थे। एक दिन, अरे बेटा सुधीर, कहाँ से आ रहे हो? दोस्तों के साथ था बाबूजी, बस ऐसे ही घूम कर आ रहा हूँ। अरे बेटा, ऐसे आवारा घूमने से अच्छा
तुम मेरे साथ हमारी दुकान में क्यों नहीं आते बेटा? आगे चल के ये सब तुम्हें ही संभालना है। मेरे साथ आओगे तो तुम काम भी सीख लोगे और तुम्हें अच्छा तजुर्बा भी हो जाएगा। देखिए बाबूजी, मुझे ये काम वाम करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। आप कृपया मेरे पीछे मत पड़िए। और वैसे भी आप कर रहे हैं ना काम, और सब अच्छा ही चल रहा है, फिर मेरा क्या काम है दुकान में? ये देखकर सुधाकर अपनी पत्नी की तरफ देखते ही रह गए और उनकी पत्नी सुजाता भी नाराज हो गई। फिर रात को सोने के वक्त सुधाकर जी की पत्नी सुजाता ने एक बात कही। जी सुनिए सुधीर के बाबूजी, मैं एक बात कहना चाहती हूँ, लेकिन आप गुस्सा मत होना। नहीं सुजाता, गुस्सा नहीं होऊंगा। कहो, क्या कहना चाहती हो? देखिए, मुझे लगता है सुधीर अभी नादान है, उसे अच्छे बुरे की समझ नहीं है। इसलिए मुझे लगता है कि अगर उसे जिम्मेदारी का एहसास हो गया तो शायद वो सुधर जाएगा। कहना क्या चाहती हो सुजाता? साफ साफ कहो ना। मैं ये कहना चाहती हूँ कि क्यों ना हम सुधीर की शादी कर दे। इससे उसे जिम्मेदारी का एहसास भी होगा और अपने काम भी करने लगेगा। वैसे बात तो ठीक है, लेकिन वो सुधरेगा या नहीं ये तो ऊपर वाला ही जानता है। ठीक है, मेरे एक दोस्त है प्यारेलाल जी, मैं कल ही उनसे बात करता हूँ। उनकी बेटी के लिए वो लड़का देख रहे हैं। अगर मान गए तो उनकी बेटी सपना ही हमारी घर की बहू बनेगी। कुछ ही दिनों में सुधीर की शादी सपना से होती है। दोनों बहुत खुश रहते हैं, लेकिन एक दिन सुधीर बाहर से घर आता है। अरे बेटा सुधीर, तुम ऐसे क्यों चल रहे हो लड़खड़ाते हुए? कुछ नहीं बाबूजी, आज थोड़ी सी ज्यादा हो गई है मुझे। क्या तुमने शराब पी है? ये क्या बात है बेटा? शराब पीना अच्छी बात नहीं होती। अरे बाबूजी, आप क्यों हमेशा मेरे पीछे पड़े रहते हो? ये मत करो, वो मत करो। अब मैं बच्चा नहीं रहा, और अब तो मेरी शादी भी हो गई है। इसलिए तो बोल रहा हूँ बेटा, अब तुम्हारी शादी हो गई है, तुम्हें अब जिम्मेदारी से काम लेना होगा। अपनी जिम्मेदारी लेना सीखो बेटा। अरे बाबूजी, मुझे ये सब करने की कोई जरूरत नहीं। ये जिम्मेदारी, ये काम, ये सब मेरे समझ के बाहर है। ऐसा बोल के सुधीर अपने कमरे में चला जाता है। इस सोच में डूबे सुधाकर और उनकी पत्नी सुजाता दोनों की तबीयत खराब हो जाती है और उनकी दुकान भी नुकसान में जाने लगती है। अरे बेटा सुधीर, जरा मेरी बात सुनो। मेरी तबीयत खराब होने की वजह से मैं दुकान पे नहीं जा पा रहा हूँ। अगर तुम जाकर दुकान संभालोगे तो अच्छा होगा बेटा। अरे बाबूजी, मैंने कितनी बार कहा है, मुझे दुकान नहीं जाना। मुझे काम करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। आप समझते क्यों नहीं हो? ये कहकर सुधीर वहां से चला जाता है। फिर एक दिन खबर आती है कि सुधाकर जी के दुकान को आग लगती है और उनकी दुकान पूरी तरह जल जाती है। ये सुनते ही धक्के से सुधाकर और उनकी पत्नी सुजाता जी की मृत्यु हो जाती है। धीरे धीरे सुधीर के पास पैसे भी खत्म हो जाते हैं। सुनिए, आज घर में पूरे पैसे खत्म हो गए, अब कुछ भी बाकी नहीं है। आप कुछ काम करके पैसे लाने की कोशिश कीजिए ना। अरे सुन सपना, मुझे सुझाव देने की हिम्मत कभी मत करना। अपना सुझाव अपने पास ही रखो। चलो जाओ यहाँ से। पैसे खत्म होने की वजह से एक दिन सुधीर को अपना घर भी बेचना पड़ता है और वे दोनों एक छोटे से घर में आके रहने लगते हैं। सुनिए, अब तो कुछ भी नहीं रहा घर में। अब तो कुछ काम कीजिए, वरना कैसे होगा हमारा गुजारा। अरे मैंने बोला ना, मुझसे ये काम वाम करना नहीं होता। कितनी बार बताओ तुम्हें, तुम समझती क्यों नहीं हो? लेकिन फिर हम कैसे रहेंगे और खाएंगे क्या? वो सब मुझे नहीं पता। चलो जाओ यहाँ से। फिर रात भर सपना सोचती रहती है और दूसरे दिन। सुनिए, मैं एक बात कहूँ क्या? आप बुरा तो नहीं मानोगे? क्या बात है? बोलो।
मेरे पास तुम्हारी फालतू बातों के लिए वक्त नहीं है। जो कहना है जल्दी से कहो। आपको मेरे हाथ की आलू टिक्की पसंद है ना? मैं सोच रही थी क्यों ना हम गांव के रेलवे स्टेशन पे आलू की टिक्की की गाड़ी डालें। वो जरूर लोगों को भी पसंद आएगी और हमारे पास थोड़े पैसे भी आ जाएंगे। मैंने कहा ना, मुझे इस सब बातों में मत घसीटो। तुम्हें जो करना है करो, बस मेरा पिज्जा छोड़ दो और मुझसे कोई उम्मीद भी मत रखो। ये सुन के सपना थोड़ी नाराज हो जाती है, लेकिन हिम्मत नहीं हारती और दूसरे ही दिन वो गांव के रेलवे स्टेशन पर आलू की टिक्की की गाड़ी लगाती है। ले लो, गर्मा गर्म आलू टिक्की ले लो। थोड़ी ही देर में सपना की गाड़ी पे लोगों की भीड़ लग जाती है। अरे वाह, ये आलू टिक्की तो बहुत स्वादिष्ट है। मैंने बहुत दिनों के बाद खाई है ऐसे स्वादिष्ट आलू टिक्की। ठीक कहते हो भाई, मुझे भी बहुत स्वादिष्ट लगी है ये आलू की टिक्की। वाह, खा के तो मजा आ गया। देखते ही देखते सपना की आलू टिक्की पूरे गांव में मशहूर हो गई और अब तो गांव में होने वाली शादी और त्योहारों में भी सपना ऑर्डर लेने लग गई थी। फिर एक दिन सुधीर ऐसे ही गांव के चौराहे में बैठा रहता है, तभी एक आदमी उसके पास आता है। अरे सुधीर, क्या चल रहा है? तुम्हारी पत्नी तो पूरे गांव में अपने आलू टिक्की से मशहूर हो गई है, लेकिन तुम तो अभी भी आवारा घूमते रहते हो और अपना वक्त बर्बाद करते रहते हो। अरे जाओ भाई, क्यों मेरा दिमाग खराब कर रहे हो? जाओ यहाँ से। अरे सुधीर, जरा सोचो, तुम जो रोज की दारू पीते हो वो किसके पैसे से आते हैं? अब तो तुम्हारे बाबूजी का दुकान भी नहीं है जो तुम्हें पैसे देंगे। फिर जरा सोचो कि पैसे तुम्हारी पत्नी देते हैं ना, फिर उसके साथ काम करने में या उसका मदद करने में क्या शर्म है? ये बोल के वो आदमी वहां से चला जाता है और सुधीर सोचता है, बात तो इसने ठीक कही है। जब बाबूजी थे तो उनके पैसों से मैंने दारू पी, पर अब तो अपनी पत्नी की मेहनत की कमाई को दारू में उड़ा रहा हूँ। हे भगवान, मैं कितना नालायक हूँ जो इतनी मेहनती बीवी की कोई मदद भी नहीं कर रहा हूँ। नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैं अभी घर जाता हूँ और अपनी बीवी की माफी मांगता हूँ। सपना, अरे ओ सपना। जी कहिए, क्या हुआ? सपना, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ दी, तुम्हें हमेशा बेइज्जत किया, तुम्हारे काम में हाथ तक नहीं बटा सका। मुझे माफ कर दो सपना। उठिए, ये आप क्या कर रहे हो? आप मेरे पति हो, मेरे भगवान, ऐसा मत कीजिए। मैं आपको माफ कर दूंगी, लेकिन कल से आपको मेरे साथ आलू टिक्की की गाड़ी पे हाथ बटाना होगा, ठीक है ना? ठीक है सपना। जो बात मुझे वक्त रहते समझ जानी चाहिए थी वो मैं आज इतने सालों के बाद समझ गया। कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। और फिर दूसरे दिन से ही सपना और सुधीर दोनों एक साथ आलू टिक्की बेचने लगे।